बोल लिया। बताओ क्या पढ़ा उसमें। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल निकलता है तो कंपनी की लिक्विडिटी पता चलती है। बताओ क्या पढ़ा उसके अंदर। करंट इन्वेंट्रीज वो तो हो गया आपका। कल वाला पोर्शन समझ में आ गया, लीज वाला। ठीक है, डीटीए डिटेल भी क्लियर हो गया होगा, है ना। डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। उसके बाद क्या बचा था आपका। डीटीए डिटेल। बाकी लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर क्या बच रहा है आपका, गुडविल वाला पोर्शन ना। गुडविल वाला पोर्शन, गुडविल को तो वैल्यू करते ही नहीं वैसे। नहीं करते उसको, मतलब करते हैं क्या वैल्यू, मतलब आप अकाउंटिंग गुडविल तो शो ही नहीं करते हो वैल्यूशन में। कम वो मेथड्स क्या होती हैं क्या नहीं होती उसको अपने को नहीं जाना है कि अब अकाउंट्स अपन पढ़ नहीं रहे। फाइनेंस के अंदर उसका वैल्यूशन कहीं पे भी यूज नहीं होता है। गुडविल का फाइनेंस में वैल्यूशंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं कहीं पे, ठीक है। चाहे वो एक्वायर्ड गुडविल हो चाहे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक्वायर्ड गुडविल भी यूज में नहीं आती है। और अगर खुद से डेवलप की हुई है गुडविल, मतलब खुद से अगर आप बोल रहे हो कि हमारी कंपनी का वैल्यूशन इतना है, तो वो तो सेंस ही नहीं है बताने का, ठीक है। वो तो अननेसेसरी, अगर बुक में दिखा भी रखी है तो उसको यूज नहीं करना, ठीक है। तो एक तो खुद की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड है, और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड, ठीक है। तो दोनों यूज में नहीं लेता है, ठीक है। बाकी मेथड्स आप लोगों ने भी पढ़ी होगी स्टार्टिंग में वैल्यू करने की, तो गुडविल को कैसे क्या वैल्यू करना है, तो 3 साल 4 साल 5 साल का वो होता था ना, क्या फॉर्मूला था उसका, पता नहीं मेरे को भी याद नहीं। फॉर्मूला होता था कुछ निकालने का कि 3 4 साल के लिए वैल्यू करते हो, 3 4 साल की, 4 साल का सॉल्यूशन करके निकाल दो, नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से। आपको जैसे कुछ फॉर्मूला था उसका, बट वो सेंस ही नहीं हो तो कैलकुलेट, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना ही नहीं है गुडविल, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है लॉन्ग टर्म असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स का हो गया। करंट असेट्स के अंदर, तो करंट असेट्स में कैसे वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री, सबसे पहला 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 है तो इन्वेंट्रीज है। अब इन्वेंट्रीज को कैसे वैल्यू करते हैं। हम्म? जो भी परचेज स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक एक साथ। ओपनिंग स्टॉक हाँ। प्लस परचेज स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा ना, तो यूजीएस की निकाल के रखते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। सर पहले मार्केट का होगा तो इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने की मेथड है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इन्वेंट्री किस पर्टिकुलर वैल्यू में शो करेंगे हम लोग। इन्वेंट्री कॉस्टिंग में नहीं जाना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जो रिटेल कॉस्टिंग होती है उसमें नहीं जाना। हम्म? वो इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड्स क्या है, कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे उसको बस। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को निकालती हैं और उसके अलावा मतलब सर को दिखाया पीछे डैम पे था। मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। वो लॉन्ग टर्म असेट्स है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो क्यों नहीं आ सकता इसके अंदर, ये साल रहता है ना। ईयरली बेसिस पे, ये तो उसमें फ्यूचर कैश फ्लोस का कोई सेंस ही नहीं है। वो लॉन्ग टर्म असेट्स के केसेस। इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे करेंगे। कॉस्ट फ्लो assumptions तो आपको पता ही है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। 4 मेथड्स होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक। बेस्ट मेथड कौन सी होती है, सबसे बेस्ट मेथड होती है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर वो उसमें
अगर आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब वो अगर उस पर्टिकुलर अजम्पशन पे अगर आप बुक्स में अगर इन्वेंट्रीज को शो नहीं कर पा रहे हो, फिर देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है। LIFO यूज कर सकते हो, FIFO यूज कर सकते हो, या वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है? हम्म, इससे कम देता है बट एवरेज दे देता क्या चीज का? है उसका वो तो डिपेंड करता है ना, आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसके ऊपर। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, कोई आप खरीद रहे हो सेल करने के लिए, कोई खरीद रहे हो 20 रुपए में, तो आप ऑन एवरेज वेट लेकर के बोल दो 15 में परचेस किया, तो वो चीज़ तो गलत होगी ना। ठीक है, तो अगर प्राइसिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो फिर उस केस में वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करोगे। वेटेड एवरेज भी तब यूज करना है जब प्राइसिंग कॉस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा, अदरवाइज वैल्यूएशन में उसमें मैनिपुलेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। समझ में आया? बहुत बड़ी इन्वेंट्री हुई। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना बेस्ट मेथड है सबसे, ठीक है। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि LIFO FIFO कॉस्ट फ्लो assumption है कि इन्वेंट्री का जो कॉस्ट फ्लो है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। कॉस्ट फ्लो मतलब कि जैसे इन्वेंट्रीज आ रही हैं जा रही हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हो बुक्स, ठीक है। बट इन्वेंट्रीज को एक्चुअल में रिपोर्टिंग मतलब उसकी वैल्यू कैसे करनी है बुक्स के अंदर। 4 मेथड्स तो हो गई आपकी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, स्पेसिफाइड एवरेज। वेटेड एवरेज के अंदर मैनिपुलेशन पॉसिबल है इससे, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? कोई माइक चालू हो गया, माइक वेटेड एवरेज के अंदर कैसे पॉसिबल है मैनिपुलेशन? बताओ कैसे हो सकती है मैनिपुलेट चीजें? प्राइसिंग क्या? वेरिएट हो सकता है कैसे? 20 का खरीदा है पर 50 का कर दिया। जैसे जैसे बताओ। मेन तो चीज आपको ये दिखनी है ना, इन्वेंट्री की कौन कौन से कॉस्ट assumptions होते हैं, उसको याद करके करोगे क्या? पहचान तो देनी नहीं। अभी खरीदा है हाँ, अपन टाइम के हिसाब से वेटेड एवरेज लगाएंगे ना। तो जैसे कुछ अभी खरीदा है उसको अपन शो कर सकते हैं कि वो हमने बहुत पहले से खरीदा है, और जो बहुत पहले से खरीदा हुआ वो शो कर सकते हैं कि अभी खरीदा है। हाँ, मतलब कॉस्टिंग जो रहेगा, एक्चुअल में कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, जो इन्वेंट्रीज की कॉस्टिंग है, ठीक है। अब जैसे आपका एक शॉप, आपकी एक शॉप है, ठीक है। शॉप में आपने कोई चीज परचेस करके लाया, लेकर के आया सेल करने के बाद, सेल करने की वजह से परचेस किया आपने उसको, तो उसमें होगा क्या? उसमें ऐसा होगा कि अगर आपने कोई चीज प्रोडक्ट परचेस किया 100 रुपीज में, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट परचेस किया आपने 150 के आसपास में, बट ऑन एन एवरेज आपने उसको वेट कितना दे दिया, 125 के आसपास। तो अगर करंट मतलब अगर उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं कंपनी के पास में। अब बाई चांस मान लो करंट मंथ के अंदर अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग के ईयर्स में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब अगर बाई चांस मान लो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब जो आप सेल करते हो ना उसके प्राइसेस क्या होते हैं, गिरते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप तो क्या करोगे, 150 में खरीदा, कितने का बाद में खरीदा, कितने में खरीदा, 100 में खरीदा, तो ऑन एवरेज कितना हो गया, 125 के आसपास। फर्स्ट ईयर के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? फर्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो 150 कॉस्टिंग शो करनी थी वो कितनी शो कर दी, 125 के आसपास, ठीक है। और सेकेंड ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी सडनली क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको वन 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 100 शो करना था, वो कितना शो किया आपने, 120 का। तो आपने क्या करा, स्मूदन कर दिया इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि स्मूदन है नहीं। ये क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग के अंदर अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, उस केस में तो आप क्या कर सकते हो, वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो। जब आप इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो के अंदर डाल रहे हो उसको, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कॉस्टिंग डाल रहे हो, तो उस केस में आप वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो अगर प्राइसिंग में जैसे 0.5 के आसपास, मतलब 1 या 2 रुपए के आसपास का वेरिएशन आता है, इससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं आता, बहुत मिनिमम वेरिएशन। तो उस हिसाब से तो क्या होता है कि इतनी इन्वेंट्रीज को रिपोर्ट करना, अलग अलग कॉस्टिंग कैलकुलेट करना भी कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑन एन एवरेज आपने एक एवरेज ले लिया कि 10 से 12 रुपए, 13 रुपए के आसपास में प्राइसिंग रहता है,
इस ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आता। लेकिन अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा 50-60% के आसपास का वेरिएशन, तो फिर उस केस में तो फिर आपको LIFO FIFO यूज़ करना पड़ती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करते हैं। इंडिया के अंदर तो अलाउड नहीं है LIFO, ठीक है, बट जनरली FIFO हम लोग यूज़ करते हैं सर, इंडिया के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करते हैं। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के अंदर आपको अब IFRS भी अलाउ नहीं करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी होना चाहिए कि आप LIFO यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में भी आप क्या करते हो, LIFO यूज़ करते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करते हो। बस यूएस गैप के अंदर अलाउड है, बस वो भी इसलिए अलाउड है वहाँ पर क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चलता है वो चीज़ों को लेकर के, वहाँ पर अलाउड इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि टैक्स बेनिफिट है, उन सब चीज़ों को लेकर के वो लोग थोड़ा सा एक टैक्स बेनिफिट मिल जाता है लास्ट में फर्स्ट आउट में, लास्ट में जो आप पहले चले गए में आया होगा, करंट मार्केट प्राइस पे आया होगा, तो माइल्ड इन्फ्लेशन होता ही, प्राइसिंग अगर बढ़ के आ रहा है, ठीक है, उन्होंने पहले शो कर दिया है, तो करंट ईयर में आपको क्या रहेगा, टैक्स कम पेमेंट करना पड़ेगा। और वो डिपेंड भी करता है आपकी इकोनॉमी कैसी है, आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, उसके ऊपर चीज़ें। वहाँ पर क्या है कि उसके हिसाब से ही आपके स्टैंडर्ड्स बनते हैं, स्टैंडर्ड्स अपने कंट्री के बेनिफिट के हिसाब से और उसको कंसिडरेशन रख करके बनेंगे ना, जैसे भी जो भी स्टैंडर्ड बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनाएंगे, तो उसके ऊपर भी चीज़ बेस्ड होती है कि आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस चीज़ का इंपोर्ट ज़्यादा है, सब चीज़ उसके ऊपर उसको कंसिडरेशन रख करके स्टैंडर्ड्स बने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट में जो आया वो करंट मार्केट प्राइस पे आया होगा, करंट मार्केट प्राइस पे आया होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, नेट इनकम कम हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा, तो टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अभी करंट ईयर में टैक्स कम देना है आपको, लेकिन बाद के ईयर में टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन अगर आपको कोई टैक्स अभी देना है तो अभी नहीं दे करके आप अगर बाद में देते हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडवांटेज मिल जाता है, TVM का वैल्यू एडवांटेज मिल जाता है, मनी की वैल्यू टाइम के हिसाब से होगा, तो फिर अच्छा इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, जो भी हो सकती है, हम लोग फाइनेंस में भी पढ़ेंगे आगे चल करके, वहाँ से आपका एक्चुअल मॉडलिंग स्टार्ट होगा। तो TVM के अंदर क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं मनी की वैल्यू टाइम के हिसाब से कैसे क्या होती है। तो अगर आपको टैक्स अभी नहीं भर करके नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना है, तो करंट ईयर में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको रिटर्न अर्न कर सकते हो, इनकम उसके ऊपर एडवांटेज मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ पर LIFO क्या अलाउड है उसके अंदर। बाकी कंट्रीज में अलाउड नहीं है, बाकी कंट्रीज में तो ओनली FIFO ही बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअल में टैक्स का डिफरमेंट नहीं डाल सकते हैं। अगर हम टैक्स डिफरमेंट अलाउड कर देंगे तो इंडिया एक ही इकोनॉमी बढ़ जाएगी, वैसे ही बैठ ही रही है बट फिर भी बढ़ जाएगी। टैक्स तो चाहिए ही चाहिए ना, मतलब लोगों से टैक्स नहीं वसूलेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। आइसक्रीम खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो आपका मैनेजमेंट के लोग बैठा है ना, तो फ्री कर रहे हैं हाँ? बिजली वाई इंडिया में तो 60-70% टैक्स देते हो और ज़्यादा ही दे रहे हो, एक्चुअल में ज़्यादा दे रहे हो टैक्स, जो भी मिल रही हो बट टैक्स ज़्यादा ही पेमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं मतलब आपकी इनकम का जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ पे टैक्स लगा, तो पे भी लगा हुआ है प्राइवेट तो हमको भी देना पड़ता है ना, 18% GST ले रहे हैं हम लोग। हमको भी देना ही पड़ता है ना, इसलिए आगे तो टैक्स तो भरना ही पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो एक्चुअल में क्या रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर लिंक है ना, उसको बना भी है तो उसके ऊपर कुछ रीजन है उसके। तो अब इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो assumptions तो समझ में आ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया पहले चले गया, जो लास्ट में आया पहले चले गया तो